वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। व्हाट वी सॉ ऑन दैट डे, हमने देखा था कि ये जो मैट्रिक्स ए है मैं इस साइन को कैसे डिनोट करता हूँ, डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करता हूँ, मॉडुलस ए मैं इसको नहीं बोलता। और दूसरा चीज़ क्या देखा था मैंने, मैं ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकाल सकता हूँ, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स। अब देखते हैं आगे, देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर वन हो, तो उसका क्या होता है। देखो जैसे लेट ए इक्वल टू ए, एक आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 into 1 का, इसका ऑर्डर क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो क्या होगा, ए के ही इक्वल होगा, सेम ही होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 होगा तो ये सेम इसका जो ये मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये सेम इसके इक्वल होगा, यानी ए के इक्वल होगा। चलो अब आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये भी बताया था मैंने आपको, अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो ये इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a11 को a2 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो और फिर a21 को a12 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा आ जाता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a11 को a22 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो और फिर माइनस a21 को a12 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अब देखते हैं आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 into 3 हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वी हैव 6 वेज ऑफ एक्सपैंडिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यानी हम 6 तरीकों से एक्सपैंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीकों से एक्सपैंड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 रोज। यानी हमारे पास 3 रोज है, कौन कौन से, R1 R2 और R3, और 3 कॉलम है C1 C2 C3। यानी R1 R2 एंड R3 से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और 3 कॉलम्स जो हमारे पास C1 C2 एंड C3, इससे भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड इन ईच केस एंड ईच एंड एवरी केस आवर आंसर्स विल बी सेम। हमारे इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, चाहे आप R1 R2 R3 से करो। यू हैव फ्रीडम टू एक्सपैंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। यू कैन एक्सपैंड अलोंग R1 R2 एंड R3, किसी भी R1 से एक्सपैंड करो या R2 से R3 से, किसी से भी एक्सपैंड करो। यू हैव फ्रीडम टू एक्सपैंड एंड या C1 से एक्सपैंड करो या C2 से या C3 से, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस इट इज सजेस्टेड that you have to expand along that particular row or column in which maximum number of zero is present। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला जैसे एक डिटर्मिनेंट है 3 into 3 का। अगर मैं मान लो मैं इसको, मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, मेरे पास 3 ऑप्शंस है, या तो मैं इसको R1 R2 R3 से एक्सपैंड कर सकता हूँ या C1 C2 C3 से एक्सपैंड कर सकता हूँ। इन ईच एंड एवरी केस में आंसर्स विल बी सेम, बट व्हाट आई विल डू, अब मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, मैं आपको R1 से एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करूँ तो देखो क्या आता है, व्हाट वी आर एक्सपैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग R1। देखो R1 में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 4, देयर आर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन R1। देखो मैं सारे एलिमेंट्स के पास जाता हूँ, सबसे पहले 1 के पास जाता हूँ। 1 से पूछा मैंने 1 अपना एड्रेस बताओ, 1 मुझे क्या बोला है अपना एड्रेस, 1 इज सिचुएटेड इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मैंने लिखा -1 का पावर। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपको अगर बाद में लेटर स्टेजेस जब आप करोगे कैलकुलेट, अगर -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो आप +1 लगाओगे, और -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो आप -1 लगाओगे। डायरेक्टली आप ये i + j होता है, इसका पावर i शो करता है जिस रो में वो प्रेजेंट होता है और j शो करता है जिस कॉलम में वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूँ 1 के बारे में, 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, तो ये -1 का पावर 1 + 1 लिख दिया, और जो 1 है 1 को मैंने लिख दिया। अब देखो जिस रो और जिस कॉलम में वो रहता है एलिमेंट, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे अगर 1 है फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, 3 0 1 0 बचेगा, तो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखो फिर मैं आता हूँ 2 के ऊपर, 2 बताओ किस रो में है, 2 जो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 2 लिख दिया, और 2 जो है 2 को यहाँ लिख दो। अब जिस रो में है ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, -1 0 4 0 बचेगा, तो यहाँ लिख दो। उसके बाद फिर आते हैं हम लास्ट जो 4 के ऊपर आते हैं, बताओ 4 किस रो में है, 4 भी फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, 4 इज सिचुएटेड इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो मैं क्या करता हूँ -1 का पावर लिखता हूँ फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, यानी 1 + 3 लिखा, और जो 4 है ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं जो फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसको डिलीट करने के बाद क्या बचता है, ये बचता है -1 3 4 1, तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, मुझे जैसे एक्सपैंड करना है, आंसर आ गया मेरा। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा आपको कैसे एक्सपैंड करते हैं, बता दिया। देखो अब ये जो होगा -1 का पावर 2 है, इसका मतलब ये +1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होगा।
अब देखो 1 ही होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको तो करना बहुत ही आसान है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, 0 माइनस 1 को 0 से करोगे 0 ही होगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे चाहे इधर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। प्लस -1 का पावर क्या है यहाँ पे 3 है, 1 + 2 3 हो गया, ये -1 हो गया। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 0 को करोगे 0 ही हो जाएगा, -1 को 0 से करोगे तो 0 ही होगा, माइनस इसको 0 4 को 0 से करोगे तो 0 ही होगा। तो उसके बाद आ गया मैं यहाँ पे प्लस। अब देखो -1 का पावर 4 है, यानी एक और इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 ही होगा, और फिर माइनस करो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है इसमें, 0 से 0 आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को 0 ही आएगा। प्लस अब ये -13 आ गया, -13 को 4 से मल्टीप्लाई करो -52 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -52। देखो मैंने इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, आप R2 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते थे, आपके ऊपर फ्रीडम, आप R2 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते थे, तो R3 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते थे। दोनों R1 के लॉन्ग स्पेंड करो, R2 के लॉन्ग स्पेंड करो या R3 के लॉन्ग, ईच एंड एवरी केस आंसर विल बी सेम। एंड या तो C1 के लॉन्ग स्पेंड करो या C2 के लॉन्ग या C3 के लॉन्ग, उस केस में भी आंसर सेम ही आएगा। अब देखो मैं आपको C3 के लॉन्ग स्पेंड करके दिखाता हूँ, और मैंने आपको ये बोला था मैं प्रेफर करता हूँ उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग स्पेंड करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 प्रेजेंट हो। अब इसमें देखो ये जो C3 है, C3 में देखो कितने 0 है, 2 0 है, सॉल्व करना बहुत ही आसान हो, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप C3 का लॉन्ग इसको एक्सपेंड करो। चलो एक्सपेंड करते हैं C3 का लॉन्ग। C3 में 3 एलिमेंट है 4 0 0। जब मैं 4 के पास जाता हूँ 4 से उसका एड्रेस पूछता हूँ, 4 बोलता है मुझे मैं फर्स्ट रो में हूँ और थर्ड कॉलम में हूँ, तो -1 का पावर फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम लिख दिया। 4 के पास गया मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट रो ये रहा और थर्ड कॉलम ये रहा, डिलीट किया मैंने, क्या बच गया -1 3 4 1 यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं गया 0 के पास, 0 से एड्रेस पूछा। अब इसमें तो ये तो 0 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। देखो 0 जो है 0 का एड्रेस किया है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर सेकेंड रो थर्ड कॉलम लिख दिया यहाँ पे, 0 भी लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड रो को डिलीट करो, थर्ड कॉलम को डिलीट करो जिसमें प्रेजेंट है ये, क्या बच गया 1 2 4 1 बच गया, लिख दिया यहाँ पे 1 2 4 1। उसके बाद मैं आया इस 0 के पास, 0 से पूछा 0 अपना एड्रेस बताओ, 0 मुझे क्या बोला मैं थर्ड रो में हूँ और थर्ड कॉलम में हूँ, तो -1 का पावर 3 + 3 लिखा। उसके बाद मैं 0 जो है ये 0 को 0 ही लिखा यहाँ पे। उसके बाद मैंने थर्ड रो और थर्ड कॉलम जिसमें ये प्रेजेंट उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या बचा 1 2 -1 3 बचा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब तो बहुत आसान, अब तो देखो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, देखो 1 को -1 से करोगे तो -1 -4 3 12, -1 -12 कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। देखो अब ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से 0 ही आएगा, 0 लिख दिया। इसको भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे इसको एक्सपेंड करने के बाद कुछ भी आए तो 0 ही है, कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना आंसर, 0 लिख दिया। अब देखो ये 0 0 तो कुछ भी नहीं होगा, ये -13 हो गया, -13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -52 आ गया। देखो इसमें भी 52 आया आंसर, इसमें भी 52 आया। इन ईच एंड एवरी केस योर आंसर विल बी सेम, इट्स डिपेंड यू, आप किस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हो। माय सजेशन इज दैट यू हैव टू, आपको उस रो या कॉलम का लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 प्रेजेंट हो। जैसे इसमें C3 में था तो मैंने इसके लॉन्ग C3 का लॉन्ग एक्सपेंड किया। अब देखो आगे, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे एक दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिया है, पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना है इसमें, x को इसको एक्सपेंड करना है ना, x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर हो गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया -36 इक्वल टू 6 × 6 कितना हो गया 36 माइनस 18 2 जा 36। अब देखो कितना होता है, ये देखो x स्क्वायर -36, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-6, यानी प्लस का भी 6 हो सकता है या माइनस का भी 6 हो सकता है x की वैल्यू। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही बता दिया, मन हो रहा था बताने का। चलो आगे देखते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सेंड मी ग्रुप, ठीक है, जो भी आपका ग्रुप है उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। देखो देयर आर 6 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 6 मेन प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, और ये सब आपको डिटेल में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा वीडियो है इसलिए आप सारे प्रॉपर्टीज़ को घर पे अच्छे से पढ़ोगे और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करोगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू शुड लर्न, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। जैसे मैं ऐसे आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्या है। देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। क्या बोला, मैं थोड़ा जल्दी तेज बोलता हूँ उसको, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो रिमेन्स अनचेंज, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कब नहीं आएगा बदलाव, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर आप इसके रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो इसके वैल्यू में कोई भी बदलाव
नहीं आने वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज द डिटरमिनेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 into 3 डिटरमिनेंट। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, मैं देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकता हूँ। मैं इसको R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, देखो क्या होता है, दिस इज R2, दिस इज R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ। R2 में कितने एलिमेंट है, 4 5 6 3 एलिमेंट है। अगर मैं 4 से पूछता, 4 अपना एड्रेस बताओ, 4 मुझे बोलता है मैं सेकेंड रो में हूँ, फर्स्ट कॉलम में हूँ, तो -1 का पावर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में 2 + 1 लिख दिया। अब 4 यहाँ पे लिख दो आप। उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 2 3 8 9 बचेगा, लिख दो यहाँ पे। उसके बाद 5 से पूछा मैंने, 5 बोला मुझे, देखो ये सब तो करना आता ही है आपको, ठीक है, ये सब तो करना आता ही है आपको। देखो 100 सॉल्व किया, देखो अगर नहीं आएगा ये करना, अगर एक्सपेंड करना नहीं आएगा, अगर ये इसको एक्सपेंड करना नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना बाद में, ठीक है, मेरे से बाद में पूछ लेना, फिर बता देता हूँ जल्दी से। देखो अब मैं 5 के पास गया, 5 मुझे क्या बोला, एड्रेस क्या बोला, मैं सेकंड रो में हूँ, सेकंड कॉलम में हूँ, तो -1 का पावर 2 + 2 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया सेकंड रो। सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 1 3 7 9 बचेगा, लिख दो यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस 6 से पूछा, 6 अपना एड्रेस बताओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मैंने लिख दिया प्लस -1 का पावर 2 + 3, 2 ये रो है जिस रो में है, I + J होता है, I शो करता है रो जिस रो में प्रेजेंट होता है और ये शो करता है जिस कॉलम में होता है, ठीक है। तो 2 + 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6 जो है, 6 को मैंने यहाँ लिख दिया जो है। अब उसके बाद मैंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, उसके बाद क्या बच गया, 1 2 7 8 बच गया, लिख दिया यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, जैसे एक्सपेंड करना है इसको। एक्सपेंड करने के बाद देखो कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है, 0 आंसर आ गया। इसको लर्न करके रखो, मैं अगले ही पेज पे सेम आंसर लिख रहा हूँ, देखो 0। जब हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था तो क्या आया था, हमारा आंसर 0 आया था। अब देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो मैं ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अगर मैं इसके रो को क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी इसका वैल्यू अनचेंज होगा अगर मैं इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है इसकी वैल्यू 0 आई थी, अगर मैं देखूँ इस यही सेम डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। कब आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही आने वाली है। क्यों 0 आने वाली, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैं इसके क्या कर रहा हूँ, रो और कॉलम को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। जैसे इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दे रहा हूँ, सेकंड रो है, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो है ये, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करने के बाद भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, यानी ये C1 के लॉन्ग, तो इसमें देखो वैल्यू कितनी आई, 0, इसमें 0 आंसर आएगा, ठीक है। आप देख लेना इसको एक्सपेंड करके, आपको आता ही है एक्सपेंड करना, मैंने सिखा दिया कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर एक्सपेंड करना नहीं आया है तो देखो मुझे कमेंट में एक बार कर देना, कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, तो मैं एक बार फिर बता दूंगा कैसे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। मैं एक बार फिर बता दूंगा, 4-5 बार बता दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बता देना अगर समझ में नहीं आया एक्सपेंड करना। देखो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो दूसरा वीडियो देखते हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, क्या बोल रहा है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यानी अगर आप किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम का कोई भी 2 रो हो या कोई भी 2 कॉलम हो, अगर डिटरमिनेंट का अगर उसको इंटरचेंज कर देते हो तो आपका क्या होता है, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, यानी डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक डिटरमिनेंट है, मान लो एग्जांपल ले लिया ना मैंने, डिटरमिनेंट है ये आपका। चलो इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, माइनस करो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, -2। अब देखो मैं अगर मान लो डेल्टा 1 मान लो एक दूसरा डिटरमिनेंट ले, तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने क्या किया, इसके रो को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो R1 जो था, ये R1 को मैंने R2 में लिख दिया यहाँ पे, और जिसका जो R2 था, R2 को मैंने यहाँ पे R1 में लिख दिया। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट इसमें मैंने इतना ही किया। उसके बाद देखो क्या आया, देखो इसमें भी वैल्यू, इसमें चलो देखो कितना आता है, देखो 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। अब देखो इसमें 2 आ गया। अब देखो क्या डिफरेंस मिल रहा है इसमें, ओनली साइन तो चेंज हो रहा है ना, देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। ये साइन -2 था और ये +2 है। क्या लिखा, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। यानी मैंने 2 रो को जो है, रो जो है ना इसके इंटरचेंज कर दिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ओनली इसका साइन जो है ना इंटरचेंज हो गया। यानी ये -2 था, -2 था, ये +2 हो गया। तो यानी आपका बेसिक प्रॉपर्टी यही बोलता है, अगर आप किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम जो डिटरमिनेंट का उसको इंटरचेंज कर देते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो इसमें -2 था और +2 हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, वो क्या बोलता है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी क्या बोल रहा है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का और कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम होता है, यानी बिल्कुल एक जैसा होगा,
ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी उनके जो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, यानी शून्य होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने ऐसे ही ले लिया एग्जांपल, जैसे आपका डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर देखो अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो, इसमें देखो C1 और C2 देखो दोनों सेम है, 1 2 3 ये भी है और 1 2 3 ये भी है, तो मुझे कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 इसका वैल्यू 0 आने वाला है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगा। चलो आपको देखते हैं, एक बार करके भी देख लेते हैं। देखो अब मैंने बोला था किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, R1 R2, देखो मैं इसको R1 R2 R3 किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकता था या किसी भी कॉलम के लॉन्ग, लेकिन मैं इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने के बाद देखो 1 है ना, देखो 1 जो है 1 का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 होगा, ठीक है, और 1 लिख दो यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा इतना, तो 2 9 जा 18 - 27 ऐसे लिख दो। फिर देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट इस 1 के पास गया, ये 1 क्या है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, तो -1 का पावर 3 हो गया, तो माइनस का 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, और -1 लिख दो यहाँ पे, ये वाला साइन माइनस का हो गया ना, और ये तो 1 तो यहाँ लिख दिया हमने। और जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो क्या हो गया, 9 2 जा 18 - 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस अब इस 9 के पास गया, 9 का एड्रेस बताओ क्या है, ये किस में रहता है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, यानी -1 का पावर 1 + 3 हो गया, ठीक है, -1 का पावर 1 + 3 यानी -1 का पावर 4 हो गया, यानी प्लस का 1 हो गया। अब प्लस का 1 मतलब प्लस का 1 यानी प्लस का साइन हो गया, ठीक है, और ये 9 लिखो यहाँ पे, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट किया तो क्या बच गया, -6 - 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो आपने देखा इसका आंसर, अगर इसमें क्या मिला आपको, अगर किसी भी इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसे देखा आपने C1 और C2 आइडेंटिकल था यानी सेम था, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इवन। अब देखो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, यानी अगर आप किसी भी इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अब कोई भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय k हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक डिटर्मिनेंट है, देखो एक डिटर्मिनेंट है, मैं इसको 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसलिए ले रहा हूँ ना, 2 × 2 ऑर्डर का, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, आप उसको देखना एक बार। मैंने छोटा बनाने के लिए 2 ऑर्डर का लिया है, जैसे एग्जांपल लिया। देखो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, और -3 × 2 6 हो जाएगा, तो इसका देखो वैल्यू कितना आ गया, -2। अब मैंने क्या किया, ये तो डेल्टा मान लो एक डिटर्मिनेंट था, अब मान लो डेल्टा1 मान लो एक डिटर्मिनेंट मान लिया मैंने। अब डेल्टा1 और डेल्टा इन दोनों डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, मैंने कुछ नहीं किया, इसका जो फर्स्ट रो था ना, डेल्टा1 बी द डिटर्मिनेंट बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो बाय 2, यानी जो फर्स्ट रो था ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दिया अगर 2 से, तो मुझे डेल्टा1 डिटर्मिनेंट मिला, यानी अगर फर्स्ट रो जो है हमारा फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये देखो 1 और 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं किया, 3 और 4 तो सेम ही है। अब देखो उसको जब एक्सपेंड करोगे कितना आएगा, देखो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और -3 4 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो 8 - 12 क्या होता है -4, इन दोनों में देखो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो है -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी इसका डबल है ना ये -4, यानी -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो ये -4 आता है। तो क्या देखा हमने, अगर मैं इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट रो को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो मुझे डेल्टा1 डिटर्मिनेंट मिला, तो इसकी वैल्यू भी कितनी गुनी हो गई है, इसकी वैल्यू भी 2 गुनी हो गई है, यानी -2 था और ये कितना हो गया -4 हो गया। यानी और किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर आप किसी भी पार्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी उतना गुना मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाया था फर्स्ट रो को, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई है। अब देखो यहाँ पे आगे, तो जल्दी बता रहा हूँ मैं, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको एक बार पढ़ना एक बार ठीक से। इफ क्या लिखा, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। इसको एक बार देखना, एक बार सॉल्व करके, आपके बुक में थोड़ा इलोबरेट करके ज़्यादा दिया है, मैं इसको जल्दी थोड़ा लिख दिया है इसको थोड़ा, तो एक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए। देखो ये आपका डिटर्मिनेंट है, आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, देखो ये आपका 3
देखो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, जब इसको ध्यान से देख रहे हो आप, देखो ये वाला तो सेम ही है। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, इसको आपने कैसे कर इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो, यानी जो ये वाला जो है ना A1 A2 A3, और फिर दूसरे में क्या है लैम्डा 1 जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इस तरह से लिख सकते हो। और जो नीचे वाला बी R2 जो R3 है ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यानी सम और टू और मोर टर्म्स से एक्सप्रेस कर सकते हो, देन द डिटरमिनेंट्स कैन बी, आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हो। यू कैन आल्सो प्रूव, आप मन में कोई घर पे एग्जांपल ले लेना इस तरह से और इसको सॉल्व करके देखना, इस तरह से लिख के देखना और दोनों में LHS और RHS करके देखना, देखो दोनों वेरीफाइड आपको मिलेगा। आप जो प्रॉपर्टी ने देखो मैंने ये सारे बताया है आपको, थोड़ा जल्दी में बताया है, अब मैं बताऊंगा क्लास में आपको पूरा एलोबरेट करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो पता है आपको बहुत सारा वो लेता है, यानी इसका डाटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखो आगे क्या है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, क्या लिखा है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी टू रो or column of a determinant then the equimultiples of the corresponding elements of other row or columns are added then the value of a determinant remains the same। यानी क्या बोल रहा है, देखो अगर ये जो मान लो एक डिटरमिनेंट है, आपको मिल रहा है डिटरमिनेंट, आप क्या कर सकते हो इसमें, इसका जो रो फर्स्ट है, ये तो आई और जे, आपका आई क्या शो करता है, रो को शो करता है, और जे क्या शो करता है, कॉलम को। अगर मैं बोलूँ रो फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, रो R1 में चेंज करता हूँ, मैं किस में चेंज करता हूँ, मैं आई को मान लेता हूँ 1, ठीक है, मैं R1 में चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, R1 प्लस के R3, तो देखो क्या होता है, देखो R1 में मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपका डिटरमिनेंट है डेल्टा, डेल्टा 1 मुझे मिलेगा, मुझे ये ऑपरेशन करने के बाद मान लेता हूँ मैं आई को 1 मान लेता हूँ और जे को 3 मान लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, R1 में चेंज करूंगा मैं, यानी इस R1 में क्या चेंज होगा, R1 यानी R1 प्लस के R3, जे को मैंने 3 मान लिया, देखो तो मैंने R1 तो लिखोगे यहाँ पे A1 प्लस, और जो ये होगा ना ये वाला R3 में के से मल्टीप्लाई करवा के लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो क्या लिखोगे के C1, इसमें A2 प्लस मैंने के है ना के R3 यानी के C2, और फिर इसमें A3 प्लस के C3, ठीक है। तो आपने लिखा, तो दोनों की वैल्यू जो है ना सेम ही होगी, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 आप इन दोनों में एक बार कोरिलेट करने की कोशिश करना, आप इसको है ना प्रूव भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। एक बार बुक में देखना, थोड़ा इलोबरेट ज़्यादा है उसमें, दोनों को प्रूव भी कर सकते हो, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, लैम्डा और लैम्डा 1 की वैल्यू सेम ही होती है। आप इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो जो मैंने रो में अप्लाई किया, और सेम ऑपरेशन ऐसे ही कॉलम में भी अप्लाई हो सकता है। अब देखो आगे देखो, एक छोटा सा प्रॉपर्टी, कुछ नहीं प्रॉपर्टी नहीं है, अब जस्ट प्रॉपर्टी नंबर एक छोटा सा मैंने वो है, देखो क्या लिखा है इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, यानी किसी भी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनका रेशियो सेम होगा, यानी उनका रेशियो सेम रेशियो होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर मैं इस डिटरमिनेंट के बारे में बात करता हूँ, क्या ऑब्जर्व करते हो देखने के बाद, इसका जो R1 है और जो R3 है वो दोनों क्या प्रोपोर्शनल है। अगर R1 और R3 करोगे, इनका दोनों का प्रोपोर्शन निकालोगे तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन के, अगर A1 अपॉन, अगर मैं प्रोपोर्शन निकालूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का तो क्या होगा, A1 अपॉन ये क्या होगा के A1, ठीक है। देखो A1 से A1 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन के आएगा, इसको भी करोगे तो क्या आ जाएगा, A2 कैंसिल होगा 1 अपॉन के आएगा, इसको भी R1 और R3 का ये प्रोपोर्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के ही आएगा। तो देखो दोनों का देखो क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेशियो है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जस्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बच्चों थैंक यू ऑल, थैंक